हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। तो हम लोग जो संविधान का भाग 6 है उसके अंदर जो पहला अध्याय है और सेकंड अध्याय था, जिसमें एक राज्य में और एक राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो आर्टिकल 152 से लेके 167 तक है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें जो तीसरा अध्याय है, जिसमें जो राज्य की विधायिका है उसकी बात करेंगे और विधानमंडल। तो उसमें जो आर्टिकल 168 से लेके जो 212 तक हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और जो चौथा अध्याय होगा वो जो राज्यपाल है उसकी जो विधायी शक्तियां हैं जो अध्यादेश पारित करने की है उसको लेके पढ़ेंगे, जो 2 से 13 में अवेलेबल है। ठीक है। और जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने सीक्वेंस आर्टिकल्स के हिसाब से किया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो टॉपिक्स हमारे हुए इनमें कुछ चीजें पूरी कंप्लीट हुई है। अभी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जरूरी है, वो मैं इसमें और क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा धीरे धीरे। लेकिन आर्टिकल के हिसाब से जो व्यवस्था चल रही है वो एकदम सही तरीके से चल रही है। ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में एक टॉपिक लूंगा, जैसे मान लो मैं सेंट्रल में प्रधानमंत्री लेता हूँ, मंत्रिपरिषद लेता हूँ, राष्ट्रपति लेता हूँ। उसके बाद में पार्लियामेंट में लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है। तो इसके अलावा जो उनके महासचिव हैं या सचिवालय सेक्रेटरीट में और भी हैं, जो महाधिवक्ता हैं या फिर जैसे केग हैं, तो जितने भी जो लोग हैं सेंटर में हम उनका एक पैरामीटर जो है वो लेंगे और टॉपिक वाइज बाद में इनका और करेंगे साथ में। तो जो चीजें रह गई है इनमें एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो आपके जो बनने वाले कुछ अगर मान लो कि कुछ तथ्य रह भी गए तो वहां से इंक्लूड हो जाएगा, फिर इनके क्वेश्चन भी मिलेंगे। और अभी जो राज्य की विधायिका है इसमें भी आर्टिकल के हिसाब से चल रहे हैं। तो और बाद में फिर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, इसके मंत्रिपरिषद है, जो राज्य के अंदर और जो निकाय संस्थाएं हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो बाद में क्या है कि हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखने वन टाइम लगता है लेकिन उसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। और सीक्वेंस वाइज है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें जो चीजें हैं वो जब मैक्सिमम चीजें इंक्लूड हो जाए। फिर एक साथ क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो इनके संविधान संशोधन है या फिर जो जुडिशरी का जो कुछ जजमेंट है तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान है जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कार्मिक और पेंशन मंत्रालय है इसके अंदर जो रिलेवेंट जो चीजें हैं है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है वो। और अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर संविधान का भाग 6 अध्याय जो 3 और 4 है। इसके अंदर अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक। ठीक है। इसमें विधानमंडल और राज्य की जो विधायी शक्ति है उसके बारे में चर्चा की हुई है। 19 जनवरी है आज। ठीक है। और ये क्लास आज की पहले अध्याय 3 के अंदर पढ़ेंगे राज्य की विधानमंडल। और विधानमंडल के अंदर क्या चीज है वो देखते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या व्यवस्था है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन। ठीक है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। ठीक है। विधान परिषद मतलब आपको जैसे पता होगा कि भाई सभी राज्यों के अंदर विधान परिषदों की व्यवस्था नहीं है, विधानसभा ही है केवल। ठीक है। तो कुछ एक राज्यों के अंदर है तो उनके बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है। और इनके जो बनने की क्या कोई राज्य विधान परिषद की मांग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। उसकी क्या प्रक्रिया पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। फिर बाद में 171 में विधान परिषदों की संरचना। ठीक है। ऊपर विधानसभा की, इधर विधान परिषद की। जैसे लोकसभा की थी, राज्यसभा की थी, वैसे बस पैरेलल वही व्यवस्था है जो सेंट्रल में चल रही है, बस इसके अपोजिट में है। कुछ चीजें अलग है, बाकी ठीक है। ठीक है। 172 में क्या है, राज्य विधानमंडलों की अवधि। 173 में इनकी सदस्यता के लिए योग्यता क्या है। ठीक है। राज्य विधानमंडल के 17 और 17 साल और विघटन। ठीक है। 175 में राज्यपाल को सदन या सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 177 में सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है। जैसे वहां सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल को था वैसे इसमें भी है। ठीक है। 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटना। 180 के अंदर क्या है, उपाध्यक्ष से अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के कार्यकाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति है। 181 में क्या है, अध्यक्ष से उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। 182 में क्या है, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 183 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का रिक्त होना, त्यागपत्र देना और उनके पद से हटना। फिर 184 में क्या है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्तियां। फिर 185 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। वही चीज जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में थी। 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 187 में राज्य विधानमंडल का ये सचिवालय। 188 में सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञा। 189 के अंदर क्या है, सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति। 190 में सीटों का रिक्त होना। 193 में सदस्यता के लिए अयोग्यता क्या है। फिर बाद में 192 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। 193 में क्या है, अनुच्छेद 188 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले बैठने और मतदान करने पर या जब व्यक्ति जो सदस्य हैं वो पात्र ना हो तो अपात्र हो तो उसके लिए दंड की व्यवस्था। 194 में क्या है, विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। 195 के अंदर सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात हुई है। 196 में विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने संबंधी प्रावधान है। 197 में धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध है। 198 में धनपत्रों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयकों की परिभाषा। 200 में विधेयकों पर जो सहमति है उसकी बात हुई है। 201 के अंदर विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक है उनकी बात है। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात हुई है। 203 में विधानमंडल में अनुमानों से संबंधित प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधेयक। 205 में पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की बात हुई है। 206 में खातों में मतदान, साक्ष्य मतदान और असाधारण अनुदान। 207 में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात है। 108 में प्रक्रिया नियम की बात है। 109 में वित्तीय कारोबार से संबंधित राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया के नियम, विनियम और नियम की बात हुई है। 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। 212 में न्यायालयों द्वारा विधायिका की कार्यवाही की जांच न करना। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया विधानमंडल। अब जो राष्ट्रपति इसकी विधायी शक्ति की बात है जो अध्याय 4 के अंदर है और अनुच्छेद 213(1) में ही पूरा है। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। इसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग एक एक आर्टिकल को। यहाँ से हम बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 की। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वैसे जो केंद्र के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसके जैसे सेम टू सेम राज्य के अंदर व्यवस्थाएं हैं, जो ज्यादा अलग चीजें नहीं है, बस कुछ एक चीजों में अलग व्यवस्था है, बाकी सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है। आपको अगर मान लो कि इनको समझना है तो आप इससे पहले क्या कर सकते हैं, जो मेरे पिछले वीडियो है पार्लियामेंट वाले, तो आप उनको जाके पढ़ सकते हैं, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। 168 में क्या है कि राज्य विधानमंडलों की संरचना ये निर्धारित करती है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल है और एक सदन, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, या 2 सदन जिसमें विधान परिषद की बात हुई है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों की, ठीक है, कई राज्यों के अंदर है कई में नहीं, से मिलकर बिना विधानमंडल होगा, ठीक है। द्विसदनीय प्रणाली वाले राज्यों में जहां लोग जो राज्य विधानसभा और विधान परिषद है में आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल है, ठीक है। जबकि अन्य राज्यों में केवल एक सदनीय है, केवल विधानसभा ही है, ठीक है, बाकी इनमें दोनों है। अनुच्छेद 169 संसद और राज्य विधान परिषद, ठीक है, बनाने या समाप्त करने का अधिकार है, किसको है, पार्लियामेंट को, यही डाल देता वो राज्यपाल को, ठीक है। यदि राज्य की विधानसभा इसके लिए विशेष बहुमत, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है उसकी बात है वो विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत में क्या चीज है, कुल सदस्य जो है विधानसभा के और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 कुल सदस्य
फिर उनमें से उपस्थित होने वाले और फिर उनमें से मतदान करने वाले, उनका 2/3 बहुमत जो है सदस्यों का से प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें संसद को साधारण बहुमत से कानून पारित करने की अनुमति मिलती है। या विशेष डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है संसद का, भाई राज्यों की जो राज्य की विधानसभा उसमें विशेष बहुमत है, जबकि राज्य जो संसद है पार्लियामेंट को साधारण बहुमत से। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत ध्यान रखना संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि उनमें 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिनका चुनाव जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक चुनाव द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, चुनाव जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक चुनाव द्वारा किया जाता है और प्रत्येक जनगणना के बाद में समायोजन किया जाता है। जो डिलिमिटेशंस की मांग है उसकी बात है। हालांकि वर्तमान में 2026 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक सीट इस तरह है, जो नए आंकड़े आएंगे उसके बाद में जो सीटें हैं उसमें आवंटन कम ज्यादा जो भी है वो हो जाएगा। 171 इसमें क्या, भारतीय राज्यों में विधान परिषदों की संरचना को परिभाषित करता है, उनके आकार, ठीक है, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। पहला तो मतलब न्यूनतम 40 सदस्य, लेकिन कई जगह अपवाद भी, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल से करेंगे। सदस्यों के चुनाव और मनोनीत होने के तरीकों के लिए नियम निर्धारित करता है, कई ऐसी जहां 40 भी नहीं है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों, स्नातकों, शिक्षकों, विधानसभा के सदस्यों और साहित्य और विज्ञान कला। अब इसमें सहकारी आंदोलन जो सहकारिता है इसका आधार रखा गया, जबकि केंद्र के अंदर इसको सहकारिता को शामिल नहीं किया गया। और सामाजिक सेवा में मनोनीत विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करता, उनमें 4-5 है, इनमें एक एक्स्ट्रा सहकारिता वाला और है। 171 में क्या प्रावधान है, अधिकतम और न्यूनतम समर्थन, ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, जिनमें न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 40। संरचना की विस्तृत विवरण, सदस्यों का चयन विभिन्न स्रोतों से किया जाता है। कौन कौन से हैं, 1/3 स्थानीय अधिकारियों, मतलब स्थानीय अधिकारियों कौन है, नगर पालिका, जिला बोर्डों द्वारा निर्वाचित, ठीक है। 1/12वां भाग, ठीक है, 1/12वां भाग, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 3+ वर्ष द्वारा निर्वाचित, ठीक है। 1/12वां भाग, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें माध्यमिक विद्यालय स्तर और उसके ऊपर के कार्यरत जो शिक्षक है, टीचर्स हैं, उनमें 3+ वर्ष वाला द्वारा जो निर्वाचित माना गया। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। शेष लगभग 1/6 भाग, 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और सामाजिक सेवा में विशेषज्ञता के लिए नामित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। चुनाव प्रक्रिया अधिकांश श्रेणी के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय वोट, ठीक है, के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका क्या है कि विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले सदस्यों के लिए मनोनीत करता है, जैसे राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यसभा के लिए वैसे। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की सामान्य अवधि को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया कि एक विधानसभा अपनी पहली बैठक से 5 साल तक चलती है, ठीक है, जब तक इसे पहले भंग न कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद इसका कार्यकाल सत्ता समाप्त हो जाता है। संसद आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, जो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 173 में क्या है कि राज्य विधानमंडल जिसके अंदर विधानसभा और परिषद दोनों आती है का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के लिए रेखांकित है, वही जो लोकसभा राज्यसभा के लिए था, ठीक है। 25 वर्ष विधानसभा के लिए, विधान जो परिषद है उसके लिए जो 30 साल है, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, जिसमें भारतीय नागरिकता नागरिकता न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 और निर्धारित शपथ लेना आवश्यक है, ठीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों के पास राज्य कानून बनाने के लिए बुनियादी पात्रता हो। यह भाग 6 के अध्याय 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो निर्वाचित राज्य प्रतिनिधियों के लिए पात्रता को परिभाषित करता है, जिसमें नागरिकता, आयु और संसद द्वारा परिभाषित जो अन्य मानदंड शामिल है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को बुलाने, ठीक है, जो विधानसभा जो सदन है उनको
सत्र को बुलाने, सत्र स्थगित करने, सत्र समाप्त करने। सत्र स्थगित करने का मतलब सत्र समाप्त करना, और भंग करने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्र कम से कम 2 बार हो, कम से कम 2 बार हो, और उनके बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो। कुल कितने हैं? 3। यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हालांकि कुछ संवैधानिक संकटों में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग संभावना रहता है। तो आर्टिकल 75 में पढ़ते हैं कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, को संबोधित करने और संदेश भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो कार्यपालिका और विधायिका है, इनकी शाखाओं के बीच जो संचार सुविधाएं हैं सुनिश्चित करना होता है। साथ ही राज्यपाल को मामलों, जैसे कौन से मामले जिसमें विधेयक या मुद्दे से संबंधित हो, को उनके ध्यान को विचार करने और कार्यवाही के लिए लाने की अनुमति मिलती है, जिससे संवैधानिक शासन को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। आर्टिकल 176 क्या कहता है कि आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में विशेष संबोधन करने का प्रावधान करता है। मतलब एक तो संबोधन करना होता है, एक विशेष संबोधन। अगर मान लो नवनिर्वाचित, अगर मान लो विधानसभा है, ठीक है, और पहली बार अगर मान लो आ रही है, तो उसमें राज्यपाल का जो पहला भाषण होगा उसको विशेष संबोधन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी और जो 5 साल के दौरान जो सत्र चलते हैं, उनमें जो पहला, जैसे बजट सत्र है, तो बजट सत्र के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति आते हैं, सॉरी राज्यपाल आते हैं, और राज्यपाल उनको संबोधन करते हैं, उसको सदन संबोधन बोलते हैं। ठीक है, ये अभिभाषण भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें सरकार के एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह आर्टिकल 87 संसद को राष्ट्रपति का संबोधन, जो उसमें केंद्र में दिया हुआ है, के अनुरूप होता है। सेम टू सेम यही चीजें। ठीक है, विधायिका को इस संबोधन पर चर्चा करने के लिए समय आवंटित करना आवश्यक है, जिससे राज्य की संसदीय प्रक्रिया का एक मूलभूत हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आर्टिकल 177 में मंत्री और राज्य के अधिवक्ता जनरल को राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, यदि कोई हो दोनों में से, यदि विधान परिषद जहां पर हो, तो उसकी समितियों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन मतदान के बिना। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अधिवक्ता है राज्य का, ठीक है, वो वही है जो अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल में लेता है। मतदान वो मतदान नहीं कर सकता, वो भाग ले सकता है, इसके अलावा वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, और वो किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यपालिका शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखते हुए कानूनी सलाह दे सकती है और बहसों में जो डिस्कशन होता है उनमें भाग ले सकती है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, एडवोकेट जनरल और सरकारी प्रतिनिधियों को कानून बनाने में अपनी बात रखने का अधिकार हो, भले ही वे सदस्य न हो, जिससे पारदर्शिता और सूचित शासन को बढ़ावा मिले। आर्टिकल 178 क्या है? यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र, ठीक है, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चुनाव करेगी। ध्यान रखना इस बात का, विधानसभा की बात। जब भी ये पद रिक्त हो जाते हैं, ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, या तो वो स्वयं दे दे या कोई और उनके लिए प्रस्ताव लाया गया हो, ठीक है, तो विधानसभा उन्हें भरने के लिए नए सदस्यों का चुनाव करती है, जो सदन के सदस्य हैं उनमें से, जिससे राज्य विधानमंडल के भीतर सुशासन और व्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। 178 के प्रावधान क्या है? पीठासीन अधिकारियों का चुनाव। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। रिक्त पदों का भरना। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा उस पद के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। राज्य विधानमंडल ढांचे का हिस्सा, ठीक है। यह भाग 6 राज्य और अध्याय 3 राज्य विधानमंडल का एक मुख्य हिस्सा है। यह लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष, ठीक है, जो अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष, अगर मान लो कि अध्यक्ष ने तो उपाध्यक्ष, ठीक, मर्यादा बनाए रखते हैं, कार्यवाही का मार्गदर्शन करते हैं और विधायी अखंडता सुनिश्चित करते हैं। शक्ति क्या है? जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो उसके पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती है। आर्टिकल 179 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली करने
और इस्तीफा देने या पद से हटाए जाने संबंधी इसमें विवरण दिया हुआ है। ठीक है, यह बताया गया है कि वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, जो पद है उसका हस्तांतरण करते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, यह अध्यक्ष के लिए राज्यपाल को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन अध्यक्ष विघटन के बाद पहली बैठक तक अपने पद खाली नहीं करते। ठीक है, कभी अध्यक्ष, ध्यान रखना इस बात का, अध्यक्ष विघटन के बाद यदि सदन का विघटन हो जाता है तो उसकी पहली बैठक तक जो है वो पद खाली, सीट खाली नहीं होगी। 179 के प्रावधान क्या है, त्याग पत्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करके लिखित रूप से एक दूसरे को, ठीक है, किसको, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, या अध्यक्ष के मामले में, ठीक है, राज्यपाल को इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, हटाना, इस विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत, न केवल उपस्थित सदस्यों, ध्यान रखना ये इसमें क्या है कि न केवल उपस्थित सदस्य, ध्यान रखना जितने सदस्य सब द्वारा पारित जो पारित प्रस्ताव है उसके माध्यम से हटाया जा सकता है। सूचना निष्कासन प्रस्ताव पेश करने के लिए जो इरादे की सूचना है वो 14 दिन पहले दी जाती है, जैसा कि हमने ऊपर दिया हुआ है। विघटन के बाद, और अगर विघटन हो भी जाता है तो भी उसकी जो पहली बैठक है, विधानसभा भंग होने के तुरंत बाद अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते, इस बात का ध्यान रखना, बल्कि नई विधानसभा के पहले सत्र तक अपने पद पर बने रहते, यही वो स्टेटमेंट देता है। फिर है आर्टिकल 180, यह बताता है कि जब राज्य विधानसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेगा, सीधी सी बात। तो यह निर्धारित करता है कि उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा, और यदि दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यपाल जो है, ठीक है, विधायी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक सदस्य नियुक्त करेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया नियम की निर्धारित करेगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहे, जिससे व्यवस्था कामकाज बने रहे। जैसे केंद्र के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके जो निर्वाचन की तिथि है वो राष्ट्रपति तय करता था, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके लिए लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। वही चीज यहाँ पर राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के रूप में एक तरीके से मान लेते हैं, और जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में, जो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, सेम चीजें डिटो वही चलती है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, वही चीजें। अनुच्छेद 181 क्या कहता है कि किसी विधानसभा द्वारा का अध्यक्ष जो है या उपाध्यक्ष उस समय बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। कब, जब उसके स्वयं को हटने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। मतलब ये है कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि मान लो कि अध्यक्ष के खिलाफ यदि उसको हटाने का प्रस्ताव है तो उसकी जगह अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर दोनों को अगर सेम स्थिति है या दोनों अवस्थित नहीं है तो उसके लिए बाद में व्यवस्था अलग है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो वहां पर अध्यक्षता नहीं करेंगे, सदन जो सदस्य उनमें से ही एक दूसरा व्यक्ति आएगा सीनियरिटी के आधार पर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब उनके खिलाफ अगर उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि पहली बार तो वोट देते हैं, ध्यान रखना इस बात का, प्रथम व्यवस्था में वोट देते हैं, क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष तो बाद में है, पहले उनके सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन अगर निर्णायक मत आता है तब वो वहां पर वोट नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब स्वयं को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, ठीक है, चल रहा हो, तो उसके निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके, हालांकि उन्हें बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वे केवल ऐसे प्रस्ताव पर पहली बार मतदान कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ये लिखा हुआ है। टाई होने की मतलब इक्वल होने की स्थिति में, टाई होने की स्थिति में नहीं, मतलब अगर बराबर हो जाता है तो उसमें वो मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 180 के प्रावधान इस प्रकार लागू होते हैं कि जैसे अनुपस्थित हो। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 क्या कहता है कि राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब सभापति और उपसभापति की बात है से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक राज्य को, जिसमें परिषद है, विधान परिषद है, ऊपरी सदन में सुचारू कामकाज, नेतृत्व की निरंतरता और प्रक्रियात्मक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 2 सदस्यों को पीठासीन अधिकारियों के रूप में चुनने की आवश्यकता होती है। यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो परिषद को राज्यसभा के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र ही एक प्रतिस्थापन चुनाव कराना होगा। ठीक है,
अनुच्छेद 182 का प्रावधान, पदाधिकारियों का चुनाव, विधान परिषद एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। समय में चुनाव यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके ये किया जाएगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मान लो किसी कोई ऐसा कारण हो जिसमें मान लो कि उनको पद से हटाने की बात हो या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसके दौरान मतलब नेचुरल डेथ नहीं हो या ऐसी हो, या फिर मान लो कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके तहत, तो उसमें अधिकतम जो 6 महीने का दायरा है वो भी रखा गया। ध्यान रखना। रिक्त पदों का बढ़ना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो परिषद उस पद को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। एक तो है कि मान लो कि यथाशीघ्र करते हैं तुरंत रूप से, एक अगर मान लो कि प्रावधान यहाँ पर है ही तो बाद में उसके लिए अधिकतम 6 महीने का टाइम रहता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि आपकी व्यवस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 183 कहता है राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने, त्याग पत्र देने या पद से हटाए जाने के नियमों को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया कि यदि वे सदस्य नहीं रह जाते तो वो पद खाली कर देते हैं, ठीक है। यदि सदस्य नहीं रहते विधानसभा के तो फिर बाद में वो ये जो पीठासीन अधिकारी हुआ है तो इनका पद नहीं ले सकते। लिखित रूप से त्याग पत्र दे सकते हैं। परिषद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से 14 दिन के नोटिस के दौरान इनको हटाया जा सकता है। और राज्य विधानमंडलों के ऊपरी सदन की जवाबदेही और उचित कामकाज सुनिश्चित करता है, जो अनुच्छेद 182 का पूरक है, जिसमें उनके चुनाव से संबंधित प्रावधान है। इस बात का ध्यान रखना। 184 में क्या है कि यह निर्धारित करता है कि राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष का पद रिक्त होने या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यह प्रावधान उपाध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य या परिषद के नियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करने का अधिकार देकर विधायी निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं और दोनों पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में अन्य नामित सदस्य कार्यभार वो क्या करता है, ग्रहण करता है। एक 184 में क्या है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, ये बात कर ली। इसका सब क्लोज 1 है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक सदस्य नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। बैठकों में अनुपस्थिति, आर्टिकल 184 का सब क्लोज 2, बैठक के दौरान उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, बैठक के दौरान जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो परिषद के प्रक्रिया नियम यह निर्धारित करती है कि अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा, और या यदि ऐसा हो कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो परिषद स्वयं निर्णय ले सकती है, ठीक है। 185 में क्या है कि राज्य विधान परिषद में ये निष्पक्षता सुनिश्चित करता है कि इसके तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसे सत्रों की अध्यक्षता करने से रोका जाता है जिसमें उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, ठीक है, उनको हटाए जाने की बात चल रही हो। ऐसे किसी अन्य सदस्य को कार्यभार संभालना अनिवार्य होता है, जबकि निष्कासित पदाधिकारी को बोलने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान रखना, टाई की स्थिति को छोड़ के, ठीक है, बरोबर की स्थिति को छोड़ के। अनुच्छेद भाग 6 राज्य का हिस्सा है और पीठासीन अधिकारियों के लिए विधायी प्रक्रिया में तटस्थता को बनाए रखता है। क्या प्रावधान है? अध्यक्षता का अभाव, जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते भले भी उपस्थित हो, ठीक है। वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, अनुच्छेद 184 का सब क्लोज 2 के नियम लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य नामित सदस्य अध्यक्षता ग्रहण करता है, ठीक है। डिसाइड कौन करता है? तो करता है राज्यपाल। बोलने और मतदान करने का अधिकार जिस अधिकारी को पद से हटाया जा रहा है, ठीक है, लोकसभा जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके कार्य में बोलने और प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है, लेकिन केवल पहली बार में मतों की समानता टाई की स्थिति में नहीं, ठीक है। पहली बार कर सकता है लेकिन बराबर इक्वल की स्थिति में नहीं कर सकता। अनुच्छेद 186, इसमें क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य विधान जो परिषद है उनके सभापति और उपसभापति, इनमें अधिकारियों के वेतन और भत्तों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है।
इनका निर्धारण कैसे होता है? राज्य विधानमंडल कानून पारित करके इनका निर्णय करती है। अंतरिम प्रावधान, जब तक विधायिका कोई कानून पारित नहीं कर देती, संविधान की दूसरी अनुसूची में दी राशि है उनके उल्लेख के अनुसार व्यवस्था होगी। ठीक है। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल के लिए एक सचिवालय की स्थापना करता है। जिसमें अनिवार्य है कि प्रत्येक सदन, विधानसभा और विधान परिषद यदि द्विसदनीय हो, के पास सुचारू और स्वतंत्र कामकाज के लिए अपना समर्पित सचिवालय स्टाफ हो। ठीक है। जिसमें सामान्य पदों के लिए प्रावधान हो, और यदि विधानमंडल बढ़ती सेवा शर्तों को विनियमित नहीं करता है तो राज्यपाल नियम बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसमें प्रशासनिक स्वायत्तता और कार्यपालिका से शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करता है। क्या प्रावधान है? प्रत्येक कर्मचारी राज्य विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, के प्रत्येक सदन को अपना अपना सचिवालय स्टाफ मिलता है। ठीक है। सामान्य पोस्ट की अनुमति है। ठीक है। जिन राज्यों में दोनों सदन द्विसदनीय है, ठीक है, वहां दोनों सदनों के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है। जिससे कार्य कुशलता सुनिश्चित हो सके। विधानमंडल निम्नलिखित को विनियमित करता है। ठीक है। किनको? राज्य विधानमंडल को अपने सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका क्या है कि विधानमंडल ऐसे प्रावधान नहीं करता है जो राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष चेयरमैन से परामर्श करने के बाद भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकते हैं। ठीक है। यदि विधानमंडल ऐसे प्रावधान नहीं करता है तो राज्यपाल बाद में इनके लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है। एक 188 में क्या है? यह अनिवार्य करता है कि किसी राज्य की विधानसभा या परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी, जिसमें संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाएगी। यह शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार ली जाएगी। ठीक है। यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा और संवैधानिक अखंडता सुनिश्चित करता है कि कोई भी सदस्य शपथ को लेने से पहले कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता या मतदान नहीं कर सकता। आर्टिकल 189 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, अध्यक्ष का निर्णायक मत, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की विधानमंडल की शक्ति, और कोरम जो 1/10 रहना होता है टोटल सदस्यों का, जो भी अधिक हो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन स्थगित करना। ठीक है। शामिल है ताकि सुचारू रूप से कार्य करना सुनिश्चित हो सके और विधायी गतिरोध को रोका जा सके। ठीक है। एक बार वापस देख लेना 189 को कि राज्य विधानमंडल कार्यवाही के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है। जिसमें क्या चीज आती है? मतदान आती है। अब मतदान के अंदर कौन करता है? उपस्थित। ठीक है। जो उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है। ठीक है। और अध्यक्ष का निर्णायक मत इसमें शामिल होता है। रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की जो विधानमंडल की शक्ति है, और कोरम की बात है जिसमें 1/10 सदस्यों की बात हुई है। ठीक है। वो होगा तो ही काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। 190 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल में सीटों की रिक्ति से संबंधित है, जो खाली स्थान है उनके दोहरी सदस्यता एक ही राज्य के दोनों सदनों, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, या कई राज्यों में विधानमंडलों, ठीक है, को रोकता है। मतलब या तो आप राज्य विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं या विधान परिषद के, जहां पर दोनों हैं। ठीक है। तब की बात है, दोनों के सदस्य एक बार में नहीं हो सकते। ठीक है। राज्य के दोनों सदनों, और अगर आप एक स्टेट से हो गए तो बाद में दूसरे स्टेट में नहीं हो सकते। ठीक है। को रोकता है और अयोग्यता का स्वैच्छिक इस्तीफे को संबोधित करता है। हाँ, वो एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वो जीतता है तो उसको एक ही सीट के लिए दावा करना पड़ता है, बाकी दूसरी छोड़नी पड़ती है। वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके लिए व्यवस्था है पड़ेगी। अयोग्यता का स्वैच्छिक इस्तीफे को संबोधित करता है या सुनिश्चित करता है कि एक सदस्य केवल एक सीट धारण करे। ठीक है। जिसमें संचालित रिक्ति या इस्तीफे की स्वीकृति के प्रावधान है। 190 एक ही राज्य की दोहरी सदस्य की अनुमति नहीं है। ठीक है। वही चीज है कि कोई व्यक्ति एक ही राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।
विधानमंडल को एक सीट खाली करने के लिए कानून बनाना होगा, ठीक है। फिर जो सीट खाली रह जाती है उसके लिए चुनाव होता है दोबारा, ध्यान रखना। दोहरी सदस्यता नहीं, एकाधिक राज्यों के लिए, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसे सभी राज्यों में एक सीट एक निश्चित समय के बाद रिक्त हो जाती है, जब तक कि वे एक को छोड़कर बाकी को इस्तीफा न दे दे, ठीक है। अयोग्यता या इस्तीफा, यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो अध्यक्ष या चेयरमैन को लिखित रूप से इस्तीफा दे दे, ठीक है। एक सीट रिक्त हो जाती है बशर्ते इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। यदि मान लो कोई सदस्य है विधानसभा का या इसका, यदि अपने सभापति को लिखित रूप से अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे लिखित रूप से, तो वो पद खाली माना जाता है फिर, ठीक है। अगर वो उसको स्वीकार कर ले तो, स्वीकार करे तब की बात है, देने से नहीं होगा, स्वीकार करे तब की बात। बिना छुट्टी की अनुपस्थिति, इस बात का ध्यान रखना, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक, अब वो 60 दिनों की जगह 2 मंथ भी लिख सकता है, ठीक है। सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, ठीक है। समलीकरण स्थगन के आवेदनों के साथ में, अपवादों के साथ में, ठीक है। आर्टिकल 191 क्या कहता है, राज्य विधानसभा या परिषद के सदस्य होने के से अयोग्यता के आधारों को रेखांकित करता है। ध्यान रखना इस बात का, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के अयोग्य होने के आधारों को रेखांकित करता है, जिसमें लाभ का पद धारण करना होता है, मानसिक रूप से अगर वो अस्वस्थ है, दिवालिया घोषित हो, भारतीय नागरिकता का अभाव हो, या संसद द्वारा अयोग्य घोषित किया जाना हो, जैसे दल बदल वाला मामला हो, जैसी स्थितियां शामिल हो। इसमें 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी प्रावधान भी शामिल है, जो राज्य विधानमंडल में निष्ठा सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना योग्यता से। आर्टिकल 191 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, अयोग्यता के आधार लाभ का कार्यकाल वही चीज है, ठीक है। अस्वस्थ मन, दिवालियापन, लेकिन वो न्यायालय द्वारा घोषित होना चाहिए दिवालिया, ठीक है। और मानसिक रूप से भी, नागरिकता, संसदीय कानून, ठीक है। अतिरिक्त प्रावधान क्या है, 191 का सब क्लॉज 2 10वीं अनुसूची वाला है, ठीक है, जिसके आधार पर दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य करार दिया गया हो। आर्टिकल 192 क्या कहता है, 192 राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता तय करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, ठीक है। प्रक्रिया को रेखांकित करता है कि ऐसा कोई भी प्रश्न राज्यपाल के पास जाता है जिसमें चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा, ठीक है। क्योंकि राज्यों के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, ठीक है, वही चुनाव करवाता है। और स्थानीय जो थे, जिसमें नगर पालिका और पंचायत है, इनके लिए जो राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, बाकी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, इनके लिए। जिन्हें चुनाव आयोग के से परामर्श, चुनाव आयोग मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बात है, ये राज्य चुनाव आयोग नहीं है, परामर्श करना है, उनकी राय के अनुसार कार्य करना होगा, राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। इस बात का ध्यान रखना, जिससे विधायक की पात्रता के लिए एक निष्पक्ष तंत्र सुनिश्चित होता है। प्रमुख पहलू क्या है इसके 192 राज्यपाल को संदर्भ, यदि किसी राज्य के विधानमंडल सदस्य की अयोग्यता अनुच्छेद 191 में परिभाषित के अनुसार के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है तो मामला राज्यपाल है उसके पास भेजा जाता है। चुनाव आयोग से परामर्श, निर्णय लेने से पहले, ठीक है, राज्यपाल को भारतीय चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होगी, ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय किसके लिए होगा, वो राज्यपाल के लिए। बाध्यकारी राय, इसके बाद राज्यपाल को चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, निर्णय की अंतिमता, इस मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, इस बात का ध्यान। अनुच्छेद 193 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 193 राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, के सदस्यों पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है, ठीक है। कब लगता है, जो अनिवार्य शपथ, मतलब शपथ ही नहीं ली और आप पहले क्या हो गए उसमें जाके बैठ गए सभा में उसमें, ठीक है, इसलिए। अनुच्छेद 188 के तहत लेने से पहले, मतलब शपथ लेने से पहले या मतदान करते हैं, ठीक है, या यदि वे जानते हैं कि वे सदस्यता के लिए अभी योग्य नहीं है, उसके बावजूद, मतलब पता होते हुए भी वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तब तो जवाबदेही और विधायी प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करता है। यह जुर्माना राज्य के ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है,
ये संचित निधि में नहीं जाता, ध्यान रखना। जो राज्य की विधायी कार्य में भागीदारी के लिए संवैधानिक अनुपालन को सुदृढ़ करता है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा जो संविधान का अनुच्छेद 194 क्या कहता है, राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों को शक्तियों और विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, ठीक है, छूट देता है, ठीक है। सदन में भाषण की स्वतंत्रता क्या कहता है, सदन में भाषण की स्वतंत्रता और कहीं की गई मतदान की गई किसी बात के लिए अदालती कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होती है। संसद के अनुच्छेद 105 के समांतर है, ठीक है, वही चीज है। कुल मिला के बात यह है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो अपने सदन के अंदर डिस्कस करते हैं, बाहर रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको, वो किसी भी मामले में। बस इस बात का ध्यान रहे कि वो मामला उनसे संबंधित हो तो उसमें न्यायपालिका क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, ताकि उनके काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। इसके प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। खंड फर्स्ट क्या कहता है कि सदस्यों को संविधान और सदन के नियमों के अधीन रहते हुए, ध्यान रखना, पर संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो विधानमंडल में बोलने और मतदान करने की स्वतंत्रता, हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस है जिसमें खुली बहस सुनिश्चित होती है। दूसरा, न्यायालय से प्रतिरक्षा, ठीक है। खंड 2 सेक्शन 2, सदन या उसकी समितियों के भीतर किए गए बयानों वोटों के लिए विधायकों को न्यायालय की कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्राप्त जो उन्होंने भारी दबाव से बचाती है, ठीक है। कुल मिला के बात है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक। शक्ति और विशेषाधिकारों को परिभाषित करना। खंड 3 सब क्लॉज 3, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा अपनी शक्तियों और उन्मुक्तियों को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि परिभाषित नहीं किया जाता है वे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले के समान ही रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। खंड 4 अन्य पर लागू होना। यह विशेषाधिकार उन व्यक्तियों जैसे एडवोकेट जनरल या विशेषज्ञ, ठीक है, तक विस्तारित है जिन्हें विधानमंडल में बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 195 में क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों जिसमें विधायकों और एमएलसी की बात है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य के वेतन भत्तों से संबंधित है जो राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा इन्हें निर्धारित करने का अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनकी भूमिकाओं के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले और वित्तीय स्वायत्तता बनाए रखे जब तक कि विशिष्ट राज्य कानून पारित नहीं कर देता, ठीक है, और तब तक उन्हें संविधान लागू होने से पहले की जो तरह के वेतन भत्ते मिलते रहेंगे जो पहले उसमें निरंतरता बनी हुई है। संविधान बना तब से जो व्यवस्था है वही व्यवस्था चलेगी। 196 का प्रावधान विधेयकों का परिचय। अनुच्छेद 196 का सब क्लॉज 1 आम विधेयक विधानसभा विधान परिषद यदि किसी राज्य में दोनों हो तो में पेश किया जा सकता है कहीं पर भी, और इसके अलावा सिवाय धन विधेयकों और अन्य विधेयकों के, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक है वो राज्यसभा जैसे राज्य विधान परिषद है उसके अलावा, ठीक है, उसमें रखा जा सकता है केवल विधानसभा में, ठीक है। और धन विधेयक के मामले में सबसे जो प्रायोरिटी है वो इसी को ही है, ठीक है, किसको, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, सॉरी विधानसभा है उनको, ना कि विधान परिषद। विधेयकों का पारित होना। आर्टिकल 196 सब क्लॉज 2 किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा तभी पारित माना जाता है जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के सहमति व्यक्त करे, ठीक है। व्यक्तिगत प्रावधान। अनुच्छेद 196 का सब क्लॉज 3, 4 और 5 की बात है। 3 में क्या है, सदन के सत्रावसान मतलब उसको निलंबन करना के कारण लंबित विधेयक निरस्त नहीं होते। क्या मतलब है, देखो कि यदि सदन का सत्रावसान होता है मतलब निलंबन हो रहा है तो जो लंबित विधेयक है जो प्रक्रिया के दौरान चलता हुआ मतलब पड़ा हुआ जो विधेयक है, ठीक है, जो केवल वही अभी, ठीक है, तो निरस्त नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। फिर विधान परिषद में लंबित, ठीक है, विधान परिषद के अंदर जैसे लोकसभा है वैसे, सॉरी राज्यसभा था वैसे ये उच्च सदन है, ठीक है, राज्यों के अंदर। विधान परिषद के अंदर जिन राज्यों के अंदर है में लंबित वहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई विधेयक विधानसभा के भंग होने पर निरस्त नहीं होता है। मतलब यह है कि यदि विधान परिषद के अंदर कोई मामला या कोई विशेष विषय के ऊपर कोई विधेयक लाया हुआ है और वो वहां पर लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है,
ध्यान रखना, लेकिन उसमें कंडीशन दी हुई है, लेकिन विधानसभा द्वारा वो पारित नहीं होना चाहिए, विधानसभा द्वारा पारित नहीं होना चाहिए। और राज्य जो विधान परिषद है वहां पर मामला वो लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है। तो विधेयक विधानसभा अगर भंग हो जाती है, ठीक है, होने पर भी वो निरस्त नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके अपोजिट में पढ़ते हैं, अब इसके सब क्लॉज 5 में कि विधानसभा में यदि विधानसभा के अंदर लंबित कोई विधेयक है, ठीक है, या विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक है, लेकिन विधान परिषद में लंबित जो विधेयक है, ठीक है, विधानसभा के विघटन पर निरस्त हो जाता है। मतलब ये है, समझ लिए, यदि विधानसभा है, विधानसभा के अंदर ये क्या कह रहा है कि उसमें कोई पड़ा हुआ, ठीक है, कोई विधेयक है या फिर उससे पास हुआ कोई विधेयक है, ठीक है, यदि वो बाद में राज्य विधान परिषद में जाता है और वो वहां पर पेंडिंग में पड़ा रहता है, और अगर उस समय यदि मान लेते हैं कि वो राज्य विधान परिषद के अंदर वो मतलब राज्य विधानसभा से पास आउट हुआ या फिर वहां लंबित पड़ा है, दो कंडीशन हो गई, या तो पास हो गया या फिर वहीं पड़ा है, ठीक है। दूसरा, यदि वो पास होने के बाद में वो अगले सदन में विधान परिषद में अगर किसी राज्य के अंदर है तो वहां अगर वो जाता है, ठीक है, और वहां पर अगर वो पड़ा हुआ है, अभी ध्यान रखना वो पड़ा हुआ है, पास नहीं हुआ, ठीक है, तो वो निरस्त हो जाता है। कब? जब विधानसभा भंग हो जाती है तब, ये देखो। लेकिन विधान परिषद में लंबित विधेयक विधानसभा के विघटन पर क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 197 क्या प्रावधान हुई? प्रदेश विधानसभा से पहली बार पारित होने के बाद में यह परिषद विधेयक को अस्वीकार कर देती है और उसे 3 महीने से अधिक समय तक विलंबित करती है। इस बात का ध्यान रखना। प्रदेश से पहला क्या है कि विधानसभा में पहली बार पारित होने के बाद में, ठीक है, यदि परिषद विधेयक को अस्वीकार कर देती है, ठीक है, तो उसे 3 महीने से अधिक समय तक विलंबित कर सकती है। पहला, यह विधानसभा द्वारा असहमत संशोधनों के साथ पारित कर देती है, तो विधानसभा उसी या अगले सत्र में, ठीक है, सहमत संशोधनों के साथ उनके बिना फिर से पारित कर सकती है, इसे वापस भेज सकती है। किसकी है? उस विधेयक की बात है। दूसरा परिदृश्य क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कि विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित होने के बाद में यदि विधानसभा द्वारा दूसरी बार भी अगर मान लो को विधेयक आया हुआ है और उसको पास कर देती है, ठीक है, तब क्या होता है? तब वो उसको जो है राज्यपाल है उसको स्वीकृति देनी पड़ती है, या तो वो उसको खत्म ही कर दे या फिर, लेकिन कौन सा मामला हो वो देखते हैं कि धर्म विधेयक का तो नहीं है। यदि परिषद फिर से विधेयक को अस्वीकार कर देती है या उसमें देरी करती है 1 महीने से अधिक या असहमति के कारण उसमें संशोधन करती है, तो विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, ठीक है, जिससे परिषद का विरोध निरर्थक हो जाता है, ठीक है। द्वितीय प्रणाली उद्देश्य क्या है? द्वितीय प्रणाली को संतुलित करने के लिए परिषद को संशोधनों की भूमिका दी जाएगी, ठीक है, लेकिन अंततः सीधे निर्वाचन विधानसभा का पक्ष लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात है विधानसभा को ज्यादा प्रायोरिटी है, जिसमें कुशल कानून निर्माण सुनिश्चित हो सके। अपवर्जन क्या है? यह लेख धन विधेयकों, ध्यान रखना, धन विधेयक से संबंधित पर लागू नहीं होता है, ठीक है, जिसके लिए अलग या अधिक सख्त प्रावधान है अनुच्छेद 198 199 के तहत। आर्टिकल 198 क्या कहता है कि द्विसदनीय राज्य, मतलब जहां दोनों सदन है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद, राज्य विधानसभाओं में धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसमें कहा गया है कि इन्हें विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। इसकी उत्पत्ति विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर होनी चाहिए और परिषद की भूमिका 14 दिन के भीतर सिफारिश करने तक सीमित है। मतलब है कि अगर मान लो कि राज्य विधानसभा धन विधेयक को अगर विधान परिषद के पास भेजती है विचार के लिए, ठीक है, जहां पर अवेलेबल है, तो अगर मान लो कि वो 14 दिन के भीतर या तो कुछ उसके अंदर सजेशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, सजेशन को माने वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं। धन विधेयक होगा ये अध्यक्ष तय करता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तीसरा, अगर मान लो कि इसमें विधान परिषद है, अगर वो इसके ऊपर कुछ भी ना कहे तो वो जैसा है वैसा का वैसा मान लिया जाएगा, ठीक है, उसको पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें कुछ सजेशन देती है वो मान लेती है तो उसको संशोधन के साथ में माना जाएगा, नहीं तो वो मूल स्थान में माना जाएगा, ठीक है।
अनुच्छेद 199 के मुख्य प्रावधान। धन विधेयक की परिभाषा। खंड फर्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित प्रावधान हो। कौन कौन से हो देखो, तब माना जाएगा वो। किसी भी राज्य कर को लागू करना, टैक्स को लागू करना, समाप्त करना, बदलना या विनियमित करना, रेगुलेट करना, राज्य द्वारा लिए गए उधार, गारंटी या वित्तीय दायित्वों का विनियमन करना। ठीक है। राज्य के समेकित कोष या आकस्मिक कोष निधि से धन की अभिरक्षा, भुगतान या निकासी। ठीक है। संचित निधि से धन का विनियोजन करना, किसी व्यय को, खर्चे को समेकित निधि पर प्रभारित घोषित करना या ऐसे व्यय में वृद्धि करना, राज्य के समेकित कोष या सार्वजनिक खाते के लिए धन प्राप्त करना, उपरोक्त संबंधित कोई भी मामला हो। ठीक है। अपवाद खंड 2 क्या है कि केवल जुर्माने, लाइसेंस या सेवाओं के शुल्क स्थानीय प्राधिकरणों से करों से संबंधित बिल धन विधेयक या बिल में शामिल नहीं होंगे। मतलब यह कि अगर मान लो जिले के अंदर, जैसे मैंने पहले पिछले में जो पार्लियामेंट में जो मामला था तब मैंने दिया ये धन विधेयक के मामले में, तो ऐसा है कि अगर किसी जिले के अंदर कोई जिलाधिकारी हो या कोई और मामला हो तो वहां जो टैक्स वसूला जाता है वो इनमें जो धन विधेयक के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है। कर लगाना, चुंगी लगाना, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। ठीक है। अधिकारियों द्वारा तब की बात है। राज्यपाल की सिफारिश। धारा 3 सेक्शन 3 में क्या है कि राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। इस बात का भी ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति। विधान परिषद प्रतिबंध क्या है। धारा फर्स्ट मतलब सेक्शन फर्स्ट में क्या है, यदि विधान परिषद मौजूद है तो उसमें धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 200 इसके अंदर क्या, राज्यपाल के विकल्प। पहला, स्वीकृति दें। राज्यपाल के लिए क्या विकल्प है, वो उसको स्वीकृति दे सकता है। सहमति देना, जिसमें विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अगर वो सहमति दे देता है तो विधेयक बन जाता है, एक्ट बन जाता है। स्वीकृति को रोक सकता है, वापस भेज सकता है। विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, पुनर्विचार या संशोधन के लिए, साधारण जो विधेयक होते हैं इनके लिए पुनर्विचार या संशोधन के लिए संदेश के साथ विधायिका को क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा को वापस भेज सकता है। यदि वह फिर से पारित हो जाता है तो स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है फिर। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, राज्यपाल ऐसा कर सकता है। और इसी मामले में अभी मामला हुआ था कि राज्यपाल है ना, इसके लिए राज्यपाल किसी मामले को रोकता है तो उसके लिए समावधि तय की थी, और राष्ट्रपति अगर रोकता है तो उसके लिए भी समावधि के लिए बात कि आप तो ऐसे होल्ड करके रख लेंगे, पता नहीं चलेगा, तो उस आधार पर ठीक है बात करेंगे। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित करना है, विशेषकर यदि वह है। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 200, इसके अंदर राज्यपाल के जो विकल्प है इनको देख लेते हैं वापस एक बार। स्वीकृति से इसमें क्या होता है कि वो सहमति दे सकता है, विधेयक अधिनियम बन जाता है, बाद में स्वीकृति देती है। स्वीकृति रोक सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक है। विधेयकों को, धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, कि पुनर्विचार या संशोधन के संदेश के साथ विधायिका को वापस भेजे। यदि वह फिर से पारित हो जाता है तो उसको स्वीकृति अनिवार्य होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकता है, आरक्षित करना। ठीक है। विशेषकर यदि वह केंद्रीय कानून के साथ अगर टकराव होता है या फिर राष्ट्रीय महत्व का मामला है या उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में पड़ जाती है, तब जाकर ऐसा काम होता है। कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि ये धन विधेयक के संदर्भ में क्या बात करता है कि राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहला तो। दूसरा, राज्यपाल को या सहमति देनी होगी या फिर इसे रोकना होगा। ठीक है। या तो वो इसको रोक सकता है बिल्कुल खारिज करके, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये विचारार्थ के लिए वापस सेंड नहीं कर सकता। कोई निश्चित समयावधि इसके लिए नहीं है। क्या है कि संविधान में राज्यपाल की जो कार्यवाही है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, ठीक है, जिससे संभावित देरी हो सकती है। हालांकि अदालतों में लंबे समय तक चलने वाली अनुचित देरी के मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति, एक बार राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक को मंजूरी मिल जाने के बाद में, ठीक है, राज्यपाल की पूर्व सम्मति के बावजूद वह कानून बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक। 201 आर्टिकल 201 क्या कहता है, उसके कुछ प्रावधान है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के विकल्प क्या है कि जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर लेता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित निर्णय लेने होते हैं। वो क्या कर सकता है, पहला, स्वीकृति की घोषणा कर सकता है। ठीक है। विधेयक अगर कर देता है तो जो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। स्वीकृति को रोक देता है तो इससे क्या है कि विधेयक जो है कानून नहीं बन पाता। ठीक है। पुनर्विचार हेतु वापसी गैर धन विधेयक के संदर्भ में
कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए संदेश के साथ में राज्यपाल विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। क्या कह रहा है, वापस देख लेना कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक का पुनर्विचार के संदेश के साथ में राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। विधानमंडल की भूमिका क्या है कि राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा और संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे फिर से पारित करना होगा। अब 6 महीने की जगह वो क्या कर देगा, 3 महीना डाल देगा वहां। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय, यदि विधेयक दोबारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं और असहमति जता सकते हैं। पुनर्विचारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अपवाद, यह प्रक्रिया धन विधेयकों पर लागू नहीं होती है, पर केवल सहमति प्राप्त की जा सकती है या सहमति रोकी जा सकती है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 202, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यपाल द्वारा, वित्तीय वर्ष, ठीक है, राज्यपाल द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट जो है वो प्रस्तुत करने का इसमें आदेश देता है, ठीक है। और राज्य के राजस्व और व्यय, तो राजस्व में आप देखते हैं कि मतलब एक तो होती है सरकार की आय, सरकार की आय होती है, और एक होता है सरकार का व्यय, ठीक। राजस्व आय, राजस्व व्यय, और ऐसे होता है कि जैसे एक होता है पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये दोनों संदर्भ इसमें देखा जाता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के राजस्व और व्यय के लिए पारदर्शिता, मतलब पैसा कितना आ रहा है सरकार के पास में और खर्चा कितना हो रहा है, ठीक, कि जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि केंद्रीय बजट के लिए अनुदान 112 में है, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र के लिए कितना, 112 के अंदर, जिसमें प्रभावित व्यय, ठीक, खर्चे जैसे राज्यपाल का वेतन वगैरह बनाम अन्य व्यय का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 203 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडलों में वित्तीय अनुमानों, जैसे बजट है, से निपटने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो ये निर्धारित किया गया है कि आरक्षित खर्चे पर मतदान नहीं किया जाएगा। जैसे किसी का वेतन वगैरह हो गया, ठीक है, वेतन भत्ते, पेंशन, ये चीजें, इन पर मतदान नहीं होगा, लेकिन उन पर चर्चा की जा सकती है। जबकि अन्य खर्चे अनुमानों को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विधानसभा अनुमोदित अस्वीकृतियां कम कर सकती है, जिससे राज्य के वित्त पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित होता है। लेख बताता है कि राज्य विधानमंडल सार्वजनिक खर्चे की जांच और उससे अधिकृत कैसे करता है, जो संसद के अनुच्छेद 113 प्रक्रिया के समान है, जो पार्लियामेंट में 113 में है और इसमें 203 में, 202 में, 203 में, है ना। 203 के कुछ प्रमुख प्रावधान वही है जो ऊपर है। प्रभारित व्यय, सेक्शन 1, राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित व्यय, जैसे न्यायाधीशों का वेतन, ऋण भार, ये सारी चीजें विधानसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती। हालांकि विधानसभा अभी भी इस आरोपित व्यय खर्चों पर चर्चा कर सकती है। अन्य व्यय खर्चे, तो अन्य सभी, जो खंड 2 है उसके बाद है, अन्य सभी अनुमानित व्ययों को, खर्चों को अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। वो क्या कर सकता है, वो स्वीकृत कर सकती है इसको किसी मांग के लिए, अस्वीकार करना, किसी मांग पर सहमति दे सकती है, ठीक है, मांग की सहमति दे सकती है, और सहमति में करने के दिन राशि में वो क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। कुल मिलाकर बात है। अनुच्छेद 204, राज्य विधानमंडलों में विनियोग विधेयकों से संबंधित, जिसमें अनिवार्य है कि अनुदानों को मंजूरी मिलने के बाद अनुच्छेद 203 के तहत, ठीक है, स्वीकृत अनुदानों और प्रभावित खर्चों के लिए राजस्व की समेकित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए, जिससे राज्य वित्तीय निर्माण, जो नियंत्रण है, को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करता है। अनुदान की राशि उसके गंतव्य को बदलने वाले संशोधनों को रोकता है, जिससे वित्तीय जवाबदेही और कार्यवाही खर्च पर जो विधायी निगरानी वो बनी रहती है। 205 क्या कहता है कि राज्य वित्त में पूरक, अतिरिक्त अनुदान की जो अनुमति है वो देता है, जिससे राज्यपाल को मूल बजट अपर्याप्त होने पर या फिर नई सेवाओं के लिए अतिरिक्त धन की मांग विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के सक्षम बनाता है, जिससे अप्रत्याशित या कम आंके गए राज्य व्यय के लिए राजकोषीय रचनापन और विधायी निरीक्षण सुनिश्चित होता है। यह वार्षिक वित्तीय प्रक्रिया के लिए एक सुधारात्मक तंत्र है, जो प्रारंभिक बजट से अतिरिक्त व्यय के लिए विधायी अनुमोदन का मार्ग जो प्रदान करता है। क्या प्रावधान है, अपर्याप्त कोष है, ठीक है, वही है, नई सेवाएं, अतिरिक्त व्यय,
अनुच्छेद 206 राज्य विधानसभा को अग्रिम रूप से खाते पर मतदान करना। अप्रत्याशित मांग जो साख है यहाँ पर, ठीक है, क्रेडिट पर मतदान यह नियमित बजट में शामिल होने वाली असाधारण आवश्यकताओं के लिए धन आवंटित करने का अधिकार देता है, जिससे पूर्ण बजट प्रक्रिया में देरी होने या अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होने पर सरकार की वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित होती है। जो संघ के लिए अनुच्छेद 116 के समान है, विधानमंडल को इन दिए हुए उद्देश्यों के लिए समेकित निधि से निकासी को क्या करता है, अधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है। जिससे क्या होता है कि आवश्यक होता है कि सरकारी कार्य और जवाबदेही क्या है, इसे सुनिश्चित होती है। इस 206 के कुछ प्रावधान लेखा मत है, ठीक है, आर्टिकल 206 सब क्लोज 1, ठीक है, यह वित्तीय वर्ष के लिए किसी के रूप में अग्रिम अनुदान की मांग देता है, अनुमति देता है, जबकि मुख्य बजट पर कार्यवाही चल रही होती है। फिर दूसरा सेक्शन क्या कहता है, मतलब पहले का दूसरा सेक्शन खंड में आर्टिकल 206 का सब क्लोज 1 उसका सब क्लोज ख, उन बड़ी और अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए जिनके विवरण वार्षिक बजट में निर्दिष्ट नहीं किए गए, मतलब उपलब्ध नहीं कराए गए। विशेष अनुदान अनुच्छेद 206 का सब क्लोज 1 इसका सब क्लोज 3 चालू वर्ष की सामान्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले साधारण खर्चों के लिए व्यवस्था है। प्राधिकरण राज्य विधानमंडल इन अनुदानों के लिए समेकित निधि से धन निकालने को अधिकृत करने वाला कानून पारित कर सकता है। आर्टिकल 207 राज्य विधानमंडलों में वित्तीय विधेयकों जिसमें धन विधेयक के लिए विशेष नियम निर्धारित करता है, जिसमें कर लगाने या उसमें परिवर्तन करने वाले विधेयकों या राज्य समेकित निधि से संबंधित विधेयकों या विशिष्ट वित्तीय मामलों जैसे आर्टिकल 199 में उल्लिखित है से निपटने वाले विधेयकों को पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है, ताकि कार्यकारी जो निरीक्षण है और वित्तीय विवेक है वो सुनिश्चित किया जा सके। यह जुर्माने और स्थानीय करों से संबंधित विधेयकों को केवल वित्तीय विधेयकों के रूप में वर्गीकृत होने को रोकता है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है। साथ ही स्पष्ट हो जाता है कि राज्य को खर्चों को प्रभावित करने वाला कोई भी विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना पारित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे स्वायत्तता और कुशल कामकाज सुनिश्चित होता है और एक नए नियम बनाने पर तक संविधान पूर्व के मौजूदा नियम लागू होते हैं। यही विधान परिषद में मौजूद है। राज्यपाल संयुक्त बैठक के लिए नियम बनाता है, इस बात का ध्यान रखना, राज्यपाल संयुक्त बैठकों के लिए नियम बनाता है। अनुच्छेद 208 के प्रावधान प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता, यह राज्य विधानमंडलों जैसे विधान परिषद या विधानसभा की बात है अपनी आंतरिक कार्यवाही का स्वामी होने की अनुमति देता है, और यह सिद्धांत संसद के लिए अनुच्छेद 118 के समान है, ठीक है। निरंतरता, जब तक विशिष्ट नियम नहीं बन जाए तब तक संविधान के लागू होने से पहले या उस समय की जो प्रक्रिया है कि नियम और स्थायी आदेश अध्यक्ष और सभापति द्वारा किए गए संशोधनों के साथ लागू रहेंगे। संयुक्त बैठक सब क्लोज 3 जिन राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद दोनों है वह राज्यपाल दोनों सदनों के सम्मेलन से संबंधित प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्यपाल। उद्देश्य क्या? शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को कायम रखना, अखंडता बनाए रखना, ठीक है। राज्य को अपने मामलों में प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की अनुमति देता है। फिर आर्टिकल 209 राज्य विधानमंडल को वित्तीय व्यवसाय से संबंधित अपनी प्रक्रिया को रेगुलेट करने, बजट और विनियोग विधेयकों के समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, और यदि कोई असंगति हो तो कानून अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियमों को रद्द कर देते हैं, जिससे वित्तीय दक्षता को प्राथमिकता मिलती है। यह प्रावधान राज्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों के लिए विशिष्ट प्रक्रिया बनाने की अनुमति देती है, जिससे राज्य के बजट और धन विधेयकों को निपटने में देरी से रोका जा सकता है। इसकी 209 के प्रमुख जो प्रावधान है कि कानून द्वारा विनियमन, ठीक है। फिर है समय पर पूरा होना और वित्तीय मामलों पर चर्चा होती है। 208 के नियमों पर सर्वोच्चता, 200 कि कानून सामान्य प्रक्रियात्मक नियमों अनुच्छेद 208 के तहत टकराता है तो अनुच्छेद 209 के तहत कानून प्रभावी होगा। ध्यान रखना, कानून 209 वाला प्रभावी होगा, 208 वाला खारिज हो जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय मामले सामान्य नियमों द्वारा बाधित नहीं हो। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से संबंधित है। मतलब यह है कि अगर विधानमंडल के अंदर जो भाषाएं हैं, जो मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी है और जो रीजनल लैंग्वेज है अपने अपने एरिया में, ठीक है, तो उनको जो मुख्य भाषा है उनमें बोलने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। जिससे कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में कार्यवाही राज्य की आधिकारिक भाषाओं हिंदी या अंग्रेजी में की जानी चाहिए, ठीक है। और
पीठासीन अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगा, ठीक है, जिससे भाषाई विविधता और विधायी कार्यवाही में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जैसे मान लो साउथ के जो स्टेट है तो उनको अपनी जो रीजनल भाषा है उसमें बोलने की आज़ादी दी जाती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो संविधान की 22 भाषा है उनके अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। प्रमुख प्रावधान क्या है इनका? प्रमुख भाषाएं विधायी कार्य के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामित की गई है, ठीक है। मातृभाषा अपवाद यदि सदस्य आधिकारिक भाषाओं में बोलने में असमर्थ होता है तो उसको अपनी स्थानीय भाषा में बोलने की अनुमति मिलती है। कुल मिला के बात है। अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग, अंग्रेजी को शुरू में 15 वर्षों तक संविधान की शुरुआत से जारी रखने का इरादा था, जिसमें राज्यों के पास कई बंद करने का इसे विकल्प था, लेकिन कई राज्यों ने इसे बनाए रखने, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान के साथ में, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडलों में चर्चाओं को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। राज्य विधानमंडलों में चर्चाओं को प्रतिबंधित करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण पर किसी भी बहस या चर्चा को निर्दिष्ट किया गया, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित की जा सके। कुल मिला के बात है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है वो अपने कार्यवाही जो भी कार्य कर रहे हैं उसके दौरान उस कार्यवाही का जो है मामला वो विधानमंडल के अंदर उसकी चर्चा नहीं होगी। कुल मिला के बात ये, ठीक है, ताकि वो अपनी न्याय निर्णय वो प्रक्रिया है उसको स्वतंत्र परिपूर्ण रूप से कंप्लीट कर सके, ठीक है। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडलों की आंतरिक कार्यवाही को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जो न्यायालय प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण विधायी वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकते और विधायी अधिकारियों को उनकी प्रक्रियात्मक भूमिकाओं के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। केवल एक कंडीशन होगी, यदि न्यायालय के खिलाफ अगर मान लो कि न्यायपालिका को अगर माफियों की प्रक्रिया का मामला हो तो फिर वहां ऐसा कर सकते हैं। प्रक्रियात्मक भूमिकाओं के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते विधायी स्वायत्तता और शक्ति के पृथक्करण को बनाए रखते हैं। सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, लेकिन प्राकृतिक न्याय या विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों में देखे गए मौलिक मुद्दों के लिए न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से वर्जित नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, जो विधायी स्वतंत्रता और संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन को मजबूत करती है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है, राज्य की विधानमंडल। लेकिन एक जो चौथा अध्याय बच गया उसको देख लेते हैं। ये राज्य की विधायी शक्ति, ये एक ये आर्टिकल है 213 में है। आर्टिकल 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अगर विधानमंडल में अवकाश चलता है तो उसके दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है, उसको वही शक्ति होती है जो राज्य विधानसभा को या विधानमंडल को जो शक्ति होती है, ठीक है। इसके प्रमुख पहलू में राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। यह विधानमंडल विधानसभा या विधान दोनों अगर कहीं दोनों सदन की बैठक नहीं हो रही हो तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, ठीक है, तब ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेशों की प्रगति ये विधानमंडल के अधिनियम के समान ही प्रभावी होते हैं, ठीक है, लेकिन अस्थायी होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। विधायी स्वीकृति से विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्सभा के 6 माह के भीतर, ध्यान रखना भाई डेट का, समय का, के भीतर से मंजूरी नहीं मिलती है तो यह कार्य बंद कर देता है, ठीक है। 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। राज्यपाल का विवेकाधिकार, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग इस संतुष्टि के आधार पर करते हैं कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन अक्सर वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। सीमाएं क्या है इसकी, राज्यपाल को कुछ अध्यादेशों के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे कि वे अध्यादेश जो ऐसे विषयों से संबंधित है जिनमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है या वे मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उद्देश्य के शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना और विधायी सत्रों के बीच की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, लेकिन इसे सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया का स्थान नहीं लेना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से जो संविधान का जो भाग 6 है और संविधान के भाग 6 के अंदर जो हम विधानमंडल को पढ़ रहे थे और राज्यपाल का हो गया, एक टॉपिक और बच गया इसमें 2 रह गए ना। एक रह गया जो राज्य का जो एक जो न्यायपालिका वाला मामला है, एक वो रह गया कंप्लीट। इसके बाद में ये राज्य का और केंद्र का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में इनसे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो एक जो वीडियो है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लाकर आपको बता दी जाएगी। आपकी चीज़ें कुछ भी नहीं छूटेगी, हम लोग सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इसमें इंक्लूड करेंगे आगे जाके,
तो वो लेटेस्ट चीज़ें वो भी आ जाएगी। इसके अलावा जो पीएससी का जो एग्जाम लेता है वो बोर्ड किस डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कार्य आ रहे हैं उनके नियमों को सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें रहेंगी। संविधान संशोधन कंप्लीट होंगे वो करेंगे, जुडिशरी के जो अगर मान लो कोई जजमेंट दिए हुए हैं तो वो कंप्लीट करेंगे, राज्यों से संबंधित कोई कमेटी है तो वो कंप्लीट करेंगे, और टोटल चीज़ें कंप्लीट होगी आराम से, ठीक है। और उसके बाद में और सब्जेक्ट भी है, तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें लेकर चल रहे हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, आप तो जो जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ते रहो आराम से। और किसी को अगर टेस्ट सीरीज चाहिए यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, अदर एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट किस नंबर पे कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यदि इससे रिलेवेंट है तो ये आप कॉल करिए, और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको जो वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो शेयर और लाइक के लिए बोलता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, पहले से बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन क्योंकि मार्केटिंग वगैरह नहीं करता मैं इसकी बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जब इसका एग्ज़ाम होगा मई जून के अंदर, बाद में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं राजस्थान में भी और सेंटर में भी, तो फिर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि रियलिटी में इसकी उपयोगिता कितनी है। चीज़ें अगर मैं कंसिडर करके बता रहा हूँ, अभी देखो राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम लग रहे हैं, और राजस्थान में जब रीट का एग्जाम लग रहा है तो सबकी सांसें फूल रही है वहाँ कि पेपर इतना लेंथी आ गया, पेपर इस हिसाब से आ गया, पेपर डायनेमिक तरीके से दे दिया, हमारे तो टाइम से कंप्लीट हो ही नहीं रहे। कहाँ से होगा भाई, तुम लोग वन लाइनर की प्रैक्टिस करके गए हुए हमेशा, तो वो चीज़ें कहाँ से कंप्लीट होगी। दूसरा, तुम लोगों को किसने बता दिया कि इतना ही पढ़ना है, तुमने खुद कभी भी एनालिसिस नहीं किया। आपको खुद आराम से एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें मेहनत खुद को खपानी पड़ती है। आप सोच रहे हैं कि सारी चीजें कोई दूसरा आपको तय करके दे दे, तो उस बात का ध्यान रखना। फिर वो जो दूसरा आदमी बता रहा है वो आपकी एग्जाम क्लियर नहीं करवाएगा, और मैं आपके लिए बिल्कुल श्योरिटी नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि आप अगर मान लो कि मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से कर रहे हैं, तरीका और भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं क्योंकि आपका माइंड सेट पता नहीं किस हिसाब से काम करता हूँ, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलता भी हो कि नहीं, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसलिए गारंटी का आधार नहीं रखना चाहिए यहाँ इस मामले में। जो व्यक्ति खुद मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसको खुद पता रहेगा, एनालिसिस करेगा तो उसको पता रहेगा, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करेगा तो चीजें होगी। एनालिसिस करेगा, चीजों को समराइज करेगा, खुद तैयार करेगा चीजें अपने आप। ये नहीं है कि वो शॉर्टकट में बता के भाई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास में जो मैं शॉर्टकट में चीजें बता दूं। चीजों को कैसे प्रिपरेशन करना है वो आप लोगों को पता है, और यहाँ किसी के पास कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, ना ही इतना समय है, ठीक है। आप ध्यान रखिए इस बात का, आप खुद रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और आपकी खुद की जिम्मेदारी। कल को अगर जॉब लगोगे तो वेतन आप खुद अपने अकाउंट में रखोगे, ना ही मुझे दोगे ना किसी और को दोगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत खुद को करनी है, और लेकिन एनालिसिस जो है वो साइंटिफिक पैरामीटर पे किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कुछ कह रहा है और आप उसको मान रहे हैं, ठीक है। हर चीजों को तथ्यों के साथ देखें। और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।